हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल्ट लॉ आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस करवा रहा था, उसमें जो नॉन आइडियल वाला सॉल्यूशन था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी करेक्शन करवाना चाहता हूँ। एक्चुअल में हम पढ़ रहे थे, हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन था वहां पे मैंने ये लिखवाया कि जो इंटरेक्शन होती है सॉल्यूशंस की वो सोल्यूट या सोलवेंट से ज्यादा आती है। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने ये लिखवाया जो सॉल्यूशन की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है वो सोल्यूट और सोलवेंट से ज्यादा आती है। नेगेटिव में मैंने क्या लिखवाया, जो इंटरेक्शंस होती हैं सॉल्यूशन की वो सोल्यूट या सोलवेंट से कम आती हैं। तो ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको करवाया इसमें बाकी सब चीजें जो है वो बिल्कुल सही हैं। यहां पे जो साइन थे वो अपोजिट आने थे। एक्चुअल में जो पॉजिटिव डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन की जो इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है। इसी वजह से सॉल्यूशन की वॉल्यूम ज्यादा हो गई, सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर इंटरेक्शंस वीक होंगी तो लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, सॉल्यूशन के लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अपने पास जो इंटरेक्शन थी, सॉल्यूशन की इंटरेक्शन सोल्यूट और सोलवेंट से ज्यादा होती है। ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास है और इसी वजह से जो वॉल्यूम चेंज होता है वो नेगेटिव आता है, वॉल्यूम पहले से कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सॉल्यूशन वाले जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बस साइन चेंज करना है आपको, जो मैंने आज मॉर्निंग में लेक्चर करवाया था आपको, यानी कि कल मॉर्निंग में लेक्चर करवाया था। तो प्लीज आप उसको एक बार करेक्ट कर लेना, बाकी जो टॉपिक है वो बिल्कुल सही है। खैर, हमारा जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर हमने करना है हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। हेनरी लॉ से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, रोल्ट लॉ से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दो क्वेश्चंस का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। दोनों क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में काफी बार रिपीट हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चंस के टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब आपने हेनरी लॉ की थ्योरी पढ़ी थी, हेनरी लॉ की थ्योरी में हमने दो मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव की थी। एक तो थी हमारी मास की टर्म्स में और दूसरी थी हमारी पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। द मास ऑफ ए डिसॉल्व्ड गैस ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा पहले टाइप के न्यूमेरिकल में। और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे हमारे सेकंड न्यूमेरिकल में। तो हेनरी लॉ की दो ही फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, उन दोनों फॉर्म्स के न्यूमेरिकल जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो वो दोनों फॉर्म्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। ऊपर वाली फॉर्म पे भी एक न्यूमेरिकल है, नीचे वाली फॉर्म पे भी एक न्यूमेरिकल है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। हेनरी लॉ के लिए सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल रोल्ट लॉ के लिए भी बताऊंगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, जो चीजें गिवन है वो एक्सट्रैक्ट करो, उसके बाद जो भी आपके पास आपका अवेलेबल फॉर्मूला है वो पुट करके देखो क्या चीजें गिवन है और क्या चीज निकालनी है। न्यूमेरिकल करने का यही क्राइटेरिया होता है। अब जैसे आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 raised to power -2 ग्राम मास ऑफ इथेन इज 1 बार। पहली लाइन मैंने पढ़ी, इसमें दो चीजें गिवन है बच्चे। एक तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन गिवन है 1 बार, और दूसरा मुझे इथेन की अमाउंट गिवन है। मुझे इथेन का मास गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है। मास गिवन है, यहां से मैंने आइडिया लगाया कि पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर मोल फ्रैक्शन की बात वो कर रहा होता तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं।
लेकिन उसने अपने क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली बोल दिया कि हमारे पास इथेन की जो अमाउंट है वो ग्राम्स में है, इसका मतलब मास गिवन है, और इथेन का पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है 1 बार। तो देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो जो चीजें गिवन है वो मैं नोट कर रहा हूं। पहले गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन 1 बार, और दूसरा गिवन है मास ऑफ इथेन 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। ये दो चीजें हमें गिवन है, 3 टोटल वेरिएबल थे, 3 में से 2 चीजें गिवन है, मास भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। तो आप दोनों की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अभी मैंने आधा क्वेश्चन ही पढ़ा है, उससे आगे पढ़ते हैं एक बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 into 10⁻⁻² ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर। सेकंड कंडीशन में उसने क्या दिया, मास चेंज कर दिया। उसने बोला कि अगर मैं इथेन का मास 5 into 10⁻⁻² ग्राम लेता हूं तब पार्शियल प्रेशर कितना आएगा इथेन का, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये वाला गिवन मास है, इस गिवन मास के लिए तो 1 बार प्रेशर आ रहा था, इस वाले मास के लिए कितना प्रेशर आएगा वो निकालना है। ये मैं तभी निकाल सकता हूं जब मुझे 2 वेरिएबल्स पता हो। अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे m और k दोनों पता होने चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, पहले वाला डाटा यूज करके आप k की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो k की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन होगी वो कांस्टेंट है, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो उसकी वैल्यू आप सेकंड फॉर्मूला में पुट करके p की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो कैसे करना है क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आप लिखोगे, ये 2 चीजें गिवन है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू kp। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, m/p। अब मास कितना गिवन है 6.56 इंटू 10⁻⁻²। प्रेशर कितना गिवन है 1 बार। मैं आपको बार बार यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी वैल्यूज आपको गिवन होती है ना, उन वैल्यूज के यूनिट साथ में लिखा करो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। जैसे मास आपको गिवन है ग्राम में, प्रेशर आपको गिवन है बार में। अब देखो डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइड करूंगा सेम वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम पर बार। कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो गए, बार भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा करो, जो यूनिट्स होती हैं वो साथ में लिख दिया करो सॉरी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो मैंने क्या किया, जो पहले वाला डाटा गिवन था पहले वाले डाटा की हेल्प से मैंने k की वैल्यू जो है वो सॉल्व आउट कर ली। अब k की जो वैल्यू मिली है वो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। फिर से देखो, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ m इज इक्वल टू kp। m जो है वो kp के इक्वल है। अब यहाँ पे मास गिवन है, k मैंने ऊपर से निकाल लिया, दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां देखो p की वैल्यू आ गई m/k। मास है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, और k की वैल्यू थी 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम पर बार। यूनिट मैंने साथ में मेंशन कर दिए, क्योंकि जो यूनिट कैंसिल हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा हमारा जो आंसर है वो किस यूनिट्स में आ रहा है। तो देखो पावर से पावर सिंपली कैंसिल हो गई, ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो गया, ये वाला बार माइनस का था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 6.56 बार। अब ये डेसिमल आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। डेसिमल हटा के 100 आ जाएगा डिवाइड में, वो डिवाइड वाला 100 में ऊपर ले गया, तो मेरे पास आ गया 500/656 बार। अब इसको एक बार मैं 660 मान लेता हूं, 660 इसका जो अप्रोक्सीमेट है, 660 मान के इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की ट्राई करता हूं।
तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ 660 एक बार, 0 से 0 कैंसिल, ये 25, ये 33। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे 25 और 33 को डिवाइड करना है। यहाँ 0 लगा देता हूँ, डेसिमल आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 3 8 जा 24, 7 पे जाएगा, ये 7 पे कैंसिल कर देते हैं। 7 पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 231, 19 रिमाइंडर बचेगा, 190 बन जाएगा। 190 को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे 5 से, तो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, 0.75 बार आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था। पहले न्यूमेरिकल में बच्चे हमें मास गिवन था और पार्शियल प्रेशर गिवन था। मास गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो फिर मैंने पहले वाला फॉर्मूला लगाया। जो पहली लाइन में डाटा दिया हुआ था उसमें पार्शियल प्रेशर गिवन था, मास गिवन था, मैंने के की वैल्यू निकाल ली। फिर जो पहले पार्ट में मैंने के की वैल्यू निकाली ना, वो मैंने सेकंड पार्ट के अंदर पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। जब हमारे पास इथेन का इतना मास होगा तब पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.75 बार। देखो पहले मास ज्यादा था तो प्रेशर ज्यादा आया, जब हमने मास कम कर दिया तो प्रेशर भी कम हो गया। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंडेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंडेंट होती हैं उन्हें आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। आगे आप डिस्कस करेंगे, अगला जो थ्योरी लेक्चर होगा उसमें आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास हमारे पहले सॉल्यूशन, पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था, सॉल्व कर लिया हमने। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब आप सॉल्व करेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आप सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। जो यहाँ पे हेनरी लॉ का सेकंड न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा वो सेकंड फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। सिंबल्स के मीनिंग मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हुए थे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी आपको पता ही है क्योंकि थ्योरी लेक्चर सबने लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं, जो भी डाटा हमें दिया हुआ है वो डाटा आप ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं भी क्या क्या चीजें गिवन है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले देखो, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। हमें साफ साफ बता दिया सॉल्यूशन किसका किसका है, नाइट्रोजन का और पानी का सॉल्यूशन है। तो ये अच्छी चीज है, हमें सॉल्यूट भी पता है, सोलवेंट भी पता है, नंबर ऑफ मोल निकालने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आगे बढ़ते हैं, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। टेम्परेचर ये यहाँ पे जस्ट इसलिए बताता है क्योंकि टेम्परेचर हमारा थ्रू आउट द प्रोसेस फिक्स है। टेम्परेचर का हमारे फॉर्मूला में कोई काम नहीं है, तो आप इसको एज ए डाटा मत लेकर चला करो। हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ में टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता, बस ये बताया जाता है कि हमारी फिक्स कंडीशंस हैं टेम्परेचर की। तो यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन गैस थी, पानी में बबल कर दी इस टेम्परेचर पे। हाउ मैनी मिलीमोल्स, जो पहली ध्यान देने वाली चीज क्या है वो है मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। जो हमें आंसर निकालना है, आंसर किस में निकालना है, मिलीमोल्स में। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 10⁻³ मोल्स में आना चाहिए। 10⁻³ मोल्स को आप क्या बोलते हैं, मिलीमोल्स बोलते हैं। तो आपने जो आंसर निकालना है वो मिलीमोल्स में निकालना है, ये क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, तो आप अपने तरीके से कुछ भी चेंज नहीं करोगे। वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। पानी की हमने अमाउंट दे दी कितनी, 1 लीटर। सोलवेंट है पानी, पानी की वॉल्यूम हमें दे दी 1 लीटर। इसका क्या यूज होगा वो आप आगे देखेंगे। Assume that nitrogen exert partial pressure of 0.987 bar and given Henry constant। फॉर्मूला देखो क्या था अपना, फॉर्मूला में 3 वेरिएबल आ रहे थे, पार्शियल प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देखो इन 3 में से 2 चीजें जो है वो गिवन है। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, ये रहा, हमें हेनरी कांस्टेंट भी गिवन है, ये रहा। अब यहाँ पे 99% बच्चे जो है वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है बच्चे वो बार में है, लेकिन जो हेनरी कांस्टेंट है वो किलो बार में है। इस चीज पे आप ध्यान नहीं देते। तो प्लीज यूनिट्स को सेम कर लेना, सेम यूनिट्स होंगी तभी सोल्व होगा। या तो इसको भी किलो बार में कन्वर्ट कर लो या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो डाटा गिवन है वो मैं देख लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है
1 लीटर, यहां पे ये गिवन थी। और क्या गिवन है? हेनरी कांस्टेंट गिवन है जिसके यूनिट्स थे बच्चे किलो बार। तो इसको मैं बार में कन्वर्ट कर लेता हूं 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 76,480 बार। और अपने को क्या गिवन है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर गिवन है विच इज 0.987 बार। अब दोनों के यूनिट सेम हो गए ना, अब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर गिवन है, हेनरी कांस्टेंट गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। तो क्या चीज रहेगी सॉल्व करने वाली? मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। मोल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना हमें, उसने क्या बोला, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो भी मिलीमोल्स यूनिट में। चलो मिलीमोल्स वाला जो केस है वो आप बाद में देखेंगे। मेन बात यहाँ पे ये है कि हमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो देखो ये चीज निकालनी है, मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना। मोल फ्रैक्शन तो आप इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप यहां तक पहुंच सके। बात समझ में आ गई? अब देखो सबसे पहले हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई? पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर है अपना 0.987 बार, हेनरी कांस्टेंट है अपना 76480 बार। दोनों के यूनिट सेम है ना, मतलब आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये यूनिट से यूनिट करके, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो डायमेंशनलेस होती है, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते। इसको फिर आपने अभी सॉल्व करना है। इसको एक बार मैं सॉल्व नहीं करता, एज इट इज छोड़ देता हूं, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। तो अभी मैं इसको होल्ड करके रखता हूं। तो हमारे पास हमारे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया 0.987 बाय 76,480। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ही निकालना था, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे डिफाइन करते हो? मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की क्या वैल्यू आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नाइट्रोजन के भी मोल्स, वाटर के भी मोल्स, H2O के भी मोल्स। अब यहां पे देखो, नाइट्रोजन के मोल तो अपने निकालने हैं, तो ये वाली वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है। हाइड्रोजन वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। ऊपर चलते हैं, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, वाटर। ऊपर चलते हैं, वाटर की वॉल्यूम अपने को कितनी दी हुई है? 1 लीटर। और आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूं, पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। पानी की डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम हमें 1 लीटर दी हुई है। वॉल्यूम के लिए लीटर है, उसको मुझे पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पानी की वॉल्यूम कितनी गिवन है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी आ गई मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास पता नहीं, वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। तो मेरे पास पानी का कितना मास आ गया? 1000 ग्राम। वैसे देखो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो जितना पानी का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वेट आता है। यहाँ पे 1 लीटर था तो 1 kg बोल सकते हो। 1 kg का मतलब कितना आ गया? 1000 ग्राम। अब पानी का वेट अपने को गिवन है, तो आप पानी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। पानी के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वेट दैट इज 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दोनों को डिवाइड कर दोगे, फिक्स वैल्यू आती है 55.55 मोल्स।
तो पानी के मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 55.55। ये सारी चीजें मैंने ऊपर सॉल्व की हैं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम था। आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला ही कंटिन्यू करूंगा। पानी के नंबर ऑफ मोल मैंने निकाल लिए, ये वाली वैल्यू मुझे पता ही है, ये रही। दोनों वैल्यू पुट करूंगा, नाइट्रोजन के लिए आंसर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करता हूं। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.987 बाय 76,480। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता नहीं, पानी के नंबर ऑफ मोल आपने कितने निकाले, 55.55। अब देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके सामने ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो सकती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला केस, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। नेग्लेक्ट करने का बेनिफिट यही है, जो आपका आंसर है वो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से निकल जाएगा सही तरीके से। अगर आप इसको साथ लेकर चलोगे तो फिर आपकी कैलकुलेशंस इंक्रीज हो जाएंगी, वो आप पे है। तो मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। N2 को मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स के सामने नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.55। बस यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये वैल्यू डिवाइड में थी, यहां पे जाके मल्टीप्लाई, 55.55 इंटू 0.987 डिवाइडेड बाय 76,480। तो इनको फिर आप डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आपके पास आपका आंसर आएगा वो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो, अच्छा एक और बात है, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि अपने को जो आंसर है वो मिली मोल्स में निकालना था, तो आप वहां पे गलती ना करो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कैसे सॉल्व करनी है वो देख लो। सबसे पहले मैं डेसिमल्स को एडजस्ट करता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, डेसिमल्स को एडजस्ट करते हैं। मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 55,987 डिवाइडेड बाय 76,480। यहां पे 2 डेसिमल प्लेस थे, यहां पे 3, तो टोटल आ जाएगी 10⁵ नीचे। ये 10⁵ में ऊपर ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 55,987 डिवाइडेड बाय 76,480 10⁻⁻5। मुझे आंसर निकालना है बच्चे मिली मोल्स में। मिली मोल्स में निकालने के लिए यहाँ पे जो पावर है वो 10⁻³ होनी चाहिए। तो -3 लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 2 डेसिमल प्लेस जो है वो कम करनी है। 2 डेसिमल प्लेस कम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से डिवाइड। तो यहां पे अपने पास क्या चीज आ गई, 55 इंटू 987, ये मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 48,000, यहां हो जाएगा 10⁻³ मोल्स। तो आपका जो आंसर है वो मिली मोल्स में आएगा। इसको फिर आप सॉल्व कर लेंगे, वही मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसके मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या किया आपने, प्रेशर गिवन था, हेनरी कांस्टेंट गिवन था, वहां से मोल फ्रैक्शन निकाली। मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई हमारी, उसको आपने फॉर्मूला के सामने पुट कर दिया। पानी की वॉल्यूम गिवन थी 1 लीटर, वहां से मास आ गया 1000 ग्राम, वहां से मैंने पानी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ नाइट्रोजन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे अपने पास अपने हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स। अब आगे आप डिस्कस करेंगे रॉल्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे रॉल्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स। रॉल्ट लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल हमारा रॉल्ट लॉ था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस। जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहां पे प्योर स्टेट वाली वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। जो भी यहाँ पे सिंबल्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ, तो आप उसको अपनी वीडियो में एकदम आराम से जो है वो देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास इन दोनों सिंपल रॉल्ट लॉ वाले फॉर्मूला के अलावा ये वाला फॉर्मूला भी है, YA और YB, जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज।
XA और XB जो है वो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे मेंशन है, YA और YB जो है वो वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सोलवेंट पता होना चाहिए। फिर हमारे पास हमारा थर्ड फॉर्मूला है, मतलब इन दोनों को मैंने कलेक्टिवली एक ही फॉर्मूला माना, ये सेकंड और ये थर्ड। ये हमारे पास हमारा थर्ड टाइप का फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है, P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस PS बाय P नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। B का मतलब यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वैसे तो ये होता है NB इज बाय Na प्लस NB, पर मैंने पहली अप्रोक्सीमेशन ले ली, सोलवेंट के सामने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये NB बाय Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, इन सभी फॉर्मूलाज का काम इन दो न्यूमेरिकल्स के अंदर कवर हो जाएगा। तो इन दो न्यूमेरिकल से आप सभी टाइप के फिर रॉल्ट लॉ के जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर पाओगे। पहले की तरह ये वाले जो हमारे दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी CBSE में प्रीवियस टाइम्स में काफी बार रिपीट हुए हैं। तो जो भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर भी मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स कुछ एक सॉल्व करने के लिए दूंगा, उनको आप सॉल्व करने की ट्राई करना, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप आज की इवनिंग की क्लास में ले लेंगे। तो ये हमारे पास हमारे दो न्यूमेरिकल्स हैं, फटाफट इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B। A और B हमारे दो प्योर लिक्विड्स हैं, मतलब अभी अपन ने उनका सॉल्यूशन नहीं बनाया। सॉल्यूशन बनाने से पहले जो वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर स्टेट का आएगा, यानी कि P नॉट A और P नॉट B की वैल्यू दे रहे हो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B आर 450 mm मरकरी, 750 mm मरकरी। दो लिक्विड्स थे A और B। A का प्योर स्टेट में प्रेशर दिया हुआ है 450 mm, B का प्योर स्टेट में प्रेशर दिया हुआ है 750 mm। रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ टोटल लिक्विड मिक्सचर। क्या फाइंड आउट करनी है, कंपोजिशन। जब भी वो न्यूमेरिकल में ये वाला वर्ड यूज करेगा कि आपको कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे आपने मोल फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या पता करना है, कंपोजिशन पता करनी है, A की भी और B की भी। तो बेसिकली हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। उसके बाद उसने क्या बोला, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ टोटल लिक्विड मिक्सचर। टोटल का मतलब दोनों का, A का भी B का भी। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। जो हमें टोटल वेपर प्रेशर दिया है, टोटल वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है, 600 mm दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज की कंपोजिशन भी निकालनी है, मतलब YA और YB की वैल्यू भी सॉल्व आउट करनी है। तो एक्चुअल में हमें इस न्यूमेरिकल में चार चीजें निकालनी है। पहले हमें कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर की, मतलब हमारे सॉल्यूशन की। बाद में हमें कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेज की। तो ये चार वेरिएबल हमें सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करने के लिए पहले तीन न्यूमेरिकल्स में पहले तीन फॉर्मूलाज का यूज होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पहले तीन फॉर्मूलाज इसी न्यूमेरिकल में यूज हुए। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में काफी बार मिलते हैं, और मैंने बताया CBSE का प्रीवियस ही है, तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आपको होनी चाहिए। अब देखो, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये चीज गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रॉल्ट लॉ अप्लाई करूंगा। रॉल्ट लॉ अप्लाई करके लिख देते हैं पहले, अप्लाइंग रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ अप्लाई करके PA आ जाएगा P नॉट A XA के इक्वल, PB आ जाएगा P नॉट B XB के इक्वल। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। दोनों का वेपर प्रेशर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास मेरा टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर इज PS, वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ B।
अब इन दोनों की जो वैल्यूज है वो फॉर्मूला वाली गिवन है, वो मैं लिख लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है 600। पी नॉट ए कितना गिवन है अपने को 450। एक्स ए की वैल्यू नहीं दी हुई। पी नॉट बी कितना गिवन है अपने को 750। एक्स बी की वैल्यू नहीं दी हुई। इक्वेशन हमारी यहां पे रेडी हो गई। अब मेन बात यहां पे ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स को मैं इकट्ठा तो सॉल्व कर नहीं सकता, तो इनको मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। मोल कंसेप्ट की मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट की डेफिनेशन यूज करूंगा। मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज 1। सभी मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है 1। तो यहां से मैंने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। पुट कर रहा हूं, एक बार राइट में सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं 600 mm is equal to 451 minus xb plus 750 xb। मल्टीप्लाई कर देता हूं 450 माइनस 450 xb प्लस 750 xb। ये वाली वैल्यू यहां पे आके माइनस हो जाएगी 600 माइनस 450। 750 में से 450 बचेंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 300 xb। इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 150। यहाँ 150, यहाँ 300 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास xb की वैल्यू आ गई 150 बाई 300 यानी कि 0.5। तो हमारे पास हमारे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना आ गया, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.5। इस वैल्यू में पुट करोगे तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 ही आ जाएगा, क्योंकि आप उसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे अपने पास सेम आंसर जो है वो आएगा। तो देखो माइनस कर देते हैं यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आया हमारे पास 0.5, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1 माइनस 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी कितना आ जाएगा 0.5। तो आधा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हमने एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब अपन ने एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाली, दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अपन ने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है वेपर फेज के अंदर। तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास पी नॉट ए की वैल्यू है 450 और यहां से एक्स ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 0.5, अभी नीचे सॉल्व किया अपन ने। पीबी की वैल्यू भी मेरे पास 7.50 है, इसका मोल फ्रैक्शन भी अपने पास कितना आया 0.5 आया। तो यहाँ पे देखो दोनों मोल फ्रैक्शंस अपने को गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रॉल्ट लॉ अप्लाई करता हूं। अप्लाइंग रॉल्ट्स लॉ, पीए की वैल्यू क्या आएगी पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी कि 450 इंटू 0.5। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ये यहाँ पे आके 10 हो जाएगा 5 और ये 2, ये अपने पास बचेगा 225। तो पीए की वैल्यू कितनी आ गई 225 mm आ गई। सिमिलरली पीबी की वैल्यू क्या आएगी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी की वैल्यू थी 750, इसके भी 0.5 मोल्स आए, ये 1 ये 2 डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 375 mm। अब देखो पीए की वैल्यू भी आ गई, पीबी की वैल्यू भी आ गई, ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे अपने पास वाई ए और वाई बी, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, पहले वाई ए की वैल्यू निकाल रहा हूं पीए बाय पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू है 225, नीचे आ रहा है 225 प्लस 375। नीचे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है 600 वैल्यू आ रही है। ये देखो दोनों को ऐड करके चेक कर लेना, वैसे भी टोटल वैल्यू गिवन थी तो आप वो भी यूज कर सकते थे। तो 225 बाय 600, इसको मैं लिख लेता हूं 6 into 100
6 से डिवाइड कर देता हूं, 4 और 5 6 7 सा 3 और 5 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.375। YA की वैल्यू आ गई, तो YB की कैसे निकालोगे? 1 माइनस YA 1 माइनस 0.375। जो भी आंसर आएगा वो देख लो। यूनिट हमारा इसका कोई भी नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन डायमेंशन ऐसे होता है। तो ये था अपने पास अपना पहला न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल में आपने जो अपने ये 3 फॉर्मूलाज दिए हुए थे, इनको यूज करके मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट लिक्विड फेज में भी निकाला और उसी के साथ साथ वेपर फेज में भी निकाला। पहला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कर रहे हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 4 था, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, चाहे मैंने आपको हेनरी लॉ वाले करवाए थे चाहे ये वाले करवा रहा हूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल जो है वो सीधा आएगा 3 नंबर में अगर आता है तो अपने पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बार। एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट है, उसको आप बी मानते हैं 2 मानते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसका वेट गिवन है, तो जो जो डाटा है ना वो साथ साथ एक बार नोट कर लेता हूं। पहले मुझे सोल्यूट का वेट गिवन है W2 30 ग्राम इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सोलवेंट का भी वेट गिवन है W1 दैट इज 90 ग्राम। 2 इज फॉर सोल्यूट, 1 इज फॉर सोलवेंट, ध्यान रखना। वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, उसने बोला है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है। कहता है कि जब आप सोल्यूट लेते हैं 30 ग्राम, सोलवेंट लेते हैं 90 ग्राम, तो हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आता है वो आता है 2.8 किलो पास्कल्स। किलो पास्कल है, ध्यान रखना, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे अगर पास्कल्स में कन्वर्ट करोगे। तो ये अपने को कंडीशन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। जो सॉल्यूशन आपने बनाया था उसमें 18 ग्राम पानी आपने और ऐड कर दिया, नई कंडीशन आ गई। नई कंडीशन क्या आ गई? सोल्यूट हमारा अभी भी 30 ग्राम ही है, लेकिन सोलवेंट में आपने 18 ग्राम और ऐड कर दिया, नया वेट आ गया 108 ग्राम। कहता है कि जब आप 18 ग्राम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो नया वेपर प्रेशर आता है वो कितना आता है? 2.9 किलो पास्कल। तो यहाँ पे अपने पास 2.9 किलो पास्कल आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसने अपने को 2 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करो। वाटर हमारा सोलवेंट है, तो हमें प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। मतलब पहले पार्ट में हमें P0A निकालना है, इस फॉर्मूला वाला P0A। फिर दूसरे पार्ट में अपने को क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमें M2 की वैल्यू निकालनी है। 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को। वेट तो गिवन ही है ना, गिवन वेट 30 है, W2 गिवन है, अपने को M2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 2 अलग अलग तरह के डाटा दिए हुए हैं, मैं दोनों डाटा को यूज करता हूँ और उसके बाद इक्वेशन बनाता हूँ। पहले वाला डाटा यूज करते हैं, थोड़ी सी जगह इसको आप बना लेते हैं। पहले सोल्यूट का वेट है 30 ग्राम, सोलवेंट का वेट है अपने पास 90 ग्राम, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 2.8 किलो पास्कल आ रहा है। तो यहां से देखो, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करो। P0A पता नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 2.8, P0A पता नहीं। यहां पे मोल फ्रैक्शन है जो होता है NB/NA के इक्वल, NB/NA। चलो यहाँ पे मैं 2 और 1 ले रहा हूं, तो 2 और 1 ही ले लेता हूं, N2/N1। N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप निकालोगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, आप निकालोगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? W2/M2 मल्टीप्लाइड बाय M1/W1। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। P0A
-2.8 पी नॉट ए, W2 की वैल्यू गिवन है 30, M2 पता नहीं, वो तो आप सेकंड पार्ट में निकालेंगे। W1 की वैल्यू गिवन है बच्चे 90, और उसने अपने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है, मतलब M1 की वैल्यू पता है 18 है। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट, 18 1 सा 18, 5 सा 5 1 सा 5, 5 6 सा, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई P नॉट A minus 2.8 by P नॉट A is equal to 6 by M2, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पहले डाटा से मैंने इक्वेशन निकाल ली, अब सेकंड डाटा पे आ जाओ। सेकंड डाटा में सोल्यूट तो हमारा उतना ही था, सोलवेंट में हमने 18 ग्राम ऐड कर दिया था, तो नया वेट आ गया 108 ग्राम। जो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 2.9 किलो पास्कल। देखो यहाँ भी किलो पास्कल में है, यहाँ भी किलो पास्कल में है, सेम यूनिट्स हैं, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। जब दोनों यूनिट सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। खैर आप कर दोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, बस आपका आंसर पास्कल में आएगा। मेरा जो आंसर यहाँ पे निकलेगा वो किलो पास्कल में निकलेगा। ये वाली वैल्यूज आप फिर से वॉल्टलो वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ क्योंकि W1 और W2 की वैल्यू गिवन है। तो पुट करते हैं, क्या आएगा, P नॉट A minus 2.9, अब जो नया सॉल्यूशन का प्रेशर है वो 2.9 है, डिवाइडेड बाय P नॉट A। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, देखो W2 की वैल्यू गिवन है 30, W1 M2 की वैल्यू पता नहीं, W1 की वैल्यू हो गई है 108, और पानी का मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही होता है। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, मतलब 5 बाय M2, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस मैंने बना ली। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में अपने को क्या निकालना था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, यानी कि P नॉट A। P नॉट A की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा बच्चे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। जब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, राइट साइड में दिखा रहा हूं, P नॉट A minus 2.8 by P नॉट A डिवाइड P नॉट A minus 2.9 P नॉट A, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल, इज इक्वल टू 6 by M2 5 by M2, इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं, P नॉट A minus 2.8 P नॉट A minus 2.9 6 by 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू P नॉट A minus 2.8 is equal to 6 इंटू P नॉट A minus 2.9। ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, देखो 5 P नॉट A माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे 14 इज इक्वल टू 6 P नॉट A मल्टीप्लाई कर दोगे 17.4, ये यहां पे जाके माइनस और ये यहां पे जाके प्लस, 17.4 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 P नॉट A माइनस 5 P नॉट A। तो यहां से P नॉट A की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 5 8 बचा, कितनी आ गई 3.4 किलो पास्कल्स। पूरे न्यूमेरिकल में मैंने किलो पास्कल वाली यूनिट यूज किया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, किलो पास्कल। P नॉट A की वैल्यू आ गई, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ गया 3.4। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है N2 की वैल्यू। तो अपन यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाई थी ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशंस को यूज करके N2 की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको समझने की दिक्कत नहीं आएगी। P नॉट A की वैल्यू तो मैंने निकाल ही ली, यहाँ पुट करूंगा, सॉल्व करके M2 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बनेगा देखो,
मेरे पास मेरी सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड P नॉट ए माइनस 2.9 P नॉट ए इज इक्वल टू 5/m2। P नॉट ए की वैल्यू निकाल ली, पुट कर देता हूं 3.4 माइनस 2.9 डिवाइड बाय 3.4 5/m2। तो ये अपने पास कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 3.4 इज इक्वल टू 5/m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व हो जाएगा। 3.4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू m2। तो m2 की वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइड में क्या आएगी, ये 0.5 है, 5/10 हो गया, 10 ऊपर चला गया, ये 10 ऊपर आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 34 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारे पास हमारे m2 की वैल्यू आ गई। ये थे हमारे क्वेश्चंस बच्चे हेनरी लॉ और लॉरेंट लॉ पे। जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे वो मैं आपको अभी मॉर्निंग में ही सेंड कर दूंगा थोड़ी देर तक, उनको सॉल्व करो, फिर आप इवनिंग की क्लास में डाउट लेते हैं। थैंक यू।